गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज आपके बीच समाजशास्त्र कक्षा 12 का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ, जो चैप्टर का नाम है भारतीय समाज का परिचय। भारतीय समाज और संस्कृति का इतिहास लगभग 8000 वर्ष पुराना है। हमारा भारतीय समाज सभी देशों से प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। भारतीय समाज में कई वर्ग, समुदाय और जातियां पाई जाती हैं। भारतीय समाज का सामाजिक संरचना और वैचारिक संरचना दोनों में बटा हुआ है। हमारा भारतीय समाज सामाजिक और वैचारिक दो संरचनाओं में बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम संरचनात्मक विशेषताओं को देखेंगे। संरचनात्मक विशेषताओं में सबसे पहले आता है वर्ण व्यवस्था। हमारा भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा आता है आश्रम व्यवस्था। प्रत्येक मानव को कार्यों के क्षमता के आधार पर मानव के पूरे जीवन को 25-25 वर्षों में बांट दिया गया है, जिसमें पहला है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आता है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है आपका संन्यास आश्रम। ये आपका था संरचनात्मक विशेषताएं भारतीय समाज की। दूसरी विशेषता आती है वैचारिक विशेषताएं, जो भारतीय समाज में पाई जाती हैं। वैचारिक विशेषताओं में पहला है पुरुषार्थ। प्रत्येक भारतीय समाज में व्यक्ति को व्यवस्थित बनाने के लिए पुरुषार्थ बनाए गए हैं। दूसरा आता है कर्म का सिद्धांत। भारतीय वैचारिक समाज में कर्म को प्रधानता दिया गया है। कर्म के आधार पर व्यक्तियों के अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तीसरा है आपका पुनर्जन्म की अवधारणा। भारतीय समाज में पुनर्जन्म यानी कि लोग समझते हैं कि व्यक्ति पुनः जन्म लेगा और इस पृथ्वी पर आएगा। किस रूप में आएगा इसकी जानकारी नहीं होती है, इसीलिए भारतीय समाज में पुनर्जन्म को प्रधानता दी जाती है। अगला आता है आपका विशेषता विवाह एवं धार्मिक संस्कार। भारतीय समाज में विवाह के अलग अलग रूप हैं। धर्म के अनुसार संस्कार मानव में पाए जाते हैं, उसी के अनुसार हमारा भारतीय समाज अलग अलग रूपों में बटा है। आता है बच्चों अब अगली विशेषता संस्कार द्वारा व्यक्ति का सामाजिकरण। व्यक्ति अपने संस्कार से समाज में अपना प्रभाव डालता है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है जब वह एक समाज में आकर अपने संस्कार के माध्यम से किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है या पूरे समाज को प्रभावित करता है, तो उस व्यक्ति का संस्कार के द्वारा सामाजिकरण माना जाता है। अब आता है पंच ऋण। अगली विशेषता है पंच ऋण। पंच ऋण क्या होता है बच्चों? पंच ऋण में होता है व्यक्तिवादिता को दूर करने के लिए
व्यक्तिवादिता को दूर करने के लिए पंच ऋण में जो दोष पाए जाते हैं उनको इसलिए बताया गया है पंच ऋण। पंच ऋण है क्या क्या? पंच ऋण में है देवताओं, ऋषि मुनियों, अतिथियों, माता पिता और छोटे छोटे जीवधारियों का ऋणी होता है। जब तक व्यक्ति पृथ्वी पर जीवित रहता है तब तक वह ये 5 लोगों किसी न किसी तरह ऋणी रहता है। वह माता पिता का ऋणी होता है, ऋषियों का होता है, देवी देवताओं का ऋणी होता है। दोषों को दूर करने के लिए पंच ऋण बनाए गए हैं। ये था बच्चों भारतीय समाज का ये संरचनात्मक और वैचारिक विशेषताएं। अब हम आगे चलते हैं। उपनिवेशवाद इसी अध्याय में है। उपनिवेशवाद होता क्या है? उप माने दूसरों पर शासन करना, दूसरों पर शासन करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक, तो यह एक ऐसी दशा है, उपनिवेशवाद एक ऐसी दशा है जिससे कोई शक्तिशाली राष्ट्र या देश दूसरे कमजोर राष्ट्रों पर अपना अधिकार जमा लेता है। यही उपनिवेशवाद होता है। उपनिवेशवाद स्वार्थ की भावना उत्पन्न करता है। उपनिवेशवाद में राष्ट्र अपनी भलाई के लिए दूसरों पर शोषण करता है। शोषण की नीति अपनाकर वह राष्ट्र उपनिवेशवाद को बढ़ाता है। अब हम परिभाषा देखते हैं उपनिवेशवाद का। हमारे महान अर्थशास्त्री समाजशास्त्री जे.ए. हॉब्सन ने इन उपनिवेशवाद को परिभाषित किए हैं। उपनिवेशवाद किसी सरकार द्वारा अपनी राष्ट्रीयता का दूसरे क्षेत्रों में अपनी सभ्यता व संस्कृति का प्रभाव डालना है। सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव डालता है जिससे आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर हो जाती है। अब आता है उपनिवेशवाद की विशेषताएं। ये था आपका अर्थ और परिभाषा। अब आता है उपनिवेशवाद की विशेषताएं। उपनिवेशवाद का सबसे पहला विशेषता है कि वह साम्राज्यवाद को बढ़ाता है। वह साम्राज्यवाद को बढ़ाता है। साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना ही, अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। तो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद को बढ़ाता है। दूसरी इसकी विशेषता है शक्तिशाली राष्ट्रों का विस्तार करना। शक्तिशाली राष्ट्रों का विस्तार करना उपनिवेशवाद का बहुत ही बड़ा हाथ होता है या योगदान होता है। तीसरा आता है आपका शोषण की नीति। तीसरा आता है आपका शोषण की नीति। उपनिवेशवाद शोषण की नीति को अपनाता है ताकि वह किसी राष्ट्र पर शासन करके उसका शोषण करे और अपनी स्वार्थ या लाभों की पूर्ति करता है। अगली विशेषता आती है उपनिवेशवाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उपनिवेशवाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से
संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को दबाता है, ताकि उस राष्ट्र में रहने वाले लोग अपनी मूल्यों को खोकर, अपनी संस्कृतियों को भुलाकर उस नई संस्कृति को अपना लें। यह एक उपनिवेशवाद की सबसे बड़ी विशेषता पाई जाती है। तो ये थी आपकी विशेषताएं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। आपका अगला पॉइंट है भारत में औपनिवेशिक शासन के कारण। भारत में औपनिवेशिक शासन के कारण, किसके कारण भारत में उपनिवेश का विकास हुआ? तो पहला कारण था भारत का राजनीतिक अस्थिरता। भारत का राजनीतिक अस्थिरता, जो भारतीय समाज की राजनीति थी वह अस्थिर थी, किसी सिद्धांत पे आधारित नहीं थी, जिसके कारण भारत में समाज का उपनिवेशवाद का विकास हुआ। अगली पॉइंट आती है आपकी राजाओं के कृपा पात्र के कारण। भारत में बड़े बड़े जमींदार और राजा हुआ करते थे, जो उपनिवेशिक शासक के अधिकारी थे, उनसे मिलकर कुछ लाभ के लिए उनकी शक्ति को मजबूत कर देते थे, जिसके कारण वह अपना शासन का विकास आसानी से कर सकते थे। राजा और जमींदार मिलकर औपनिवेशिक शासन को बढ़ावा दिए। तीसरा कारण था अलग अलग संस्कृति के कारण। भारतीय समाज में बहुत सारी संस्कृतियां थी। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग विचार के रहने के कारण भारत में औपनिवेशिक शासन यानी उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ। अगली पॉइंट है शिक्षा के अभाव के कारण। शिक्षा के अभाव के कारण भारतीय समाज में उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। शिक्षा भारत में बिल्कुल नहीं थी, न के बराबर थी, जिसके कारण उपनिवेशवाद का विकास हुआ। अगली पॉइंट आपके हैं हजार जातियों के कारण। भारतीय समाज हजार जातियों पर आधारित था, जिसके से वह अपने आप को अलग अलग महसूस करने लगे, जो कि उपनिवेशवाद का विकास हुआ।